अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राज्यसभा की 11 सीटों पर आज नामांकन का कार्य समाप्त हो गया। चुनाव निर्विरोध होंगे, यानी समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 8 राज्यसभा सदस्य भेजने में कामयाब होगी। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी चौथा प्रत्याशी उतारेगी, पर उसने नहीं उतारा, तो बीजेपी को 8वीं सीट जीतने में सफलता हासिल हो गई। तो अब बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 11 सीटें। लेकिन इस बार गौर करने की बात है कि जो 11 सीटें रिक्त हुई उत्तर प्रदेश से, उसमें 9 नए राज्यसभा सदस्य जा रहे हैं, सिर्फ 2 रिपीट कर पाए। और बहुत लोगों की राजनीति खत्म हो गई, कुछ की किनारे लग गई और कुछ बर्फ में लगा दिए गए। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव का संकेत है? आज इसी विषय पर चर्चा होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कई बारी बड़े दिलचस्प होते हैं। 11 सीटों पर राज्यसभा के प्रत्याशी आज तय हो गए, 8 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। लेकिन 11 जो सदस्य रिक्त हुई जगह, उनमें से सिर्फ 2 रिपीट हो पाए। एक सुरेंद्र सिंह नागर और दूसरे कपिल सिब्बल। इनके अलावा बाकी 9 नए राज्यसभा सदस्य इस बार सदन पहुंचे। तो जो 9 हटाए गए या जो 9 की जगह खाली हुई, उनकी राजनीति अब हाशिए पर लग गई। राज्यसभा वैसे भी ठंडे बस्ते की राजनीति मानी जाती है, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते की राजनीति से भी वो लोग बाहर हो गए, यानी उनकी राजनीति अब विराम की तरफ बढ़ गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है जो रह गया है, उसके पीछे के कारण समझ में नहीं आए और क्या वो नए संकेत हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी की। केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनका राज्यसभा का टर्म ड्यू था। उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जफर इस्लाम, उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश कोटे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, उन्हें नहीं भेजा गया। अब मंत्री पद खतरे में है मुख्तार अब्बास नकवी का, वो क्या करेंगे? चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर से उनको लोकसभा में बाई इलेक्शन में खड़ा कर सकती है, चुनाव में। लेकिन रामपुर बीजेपी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सीट है। वहाँ आजम खां का आज भी उतना ही दबदबा है जो 2014 और 2019 में था। रामपुर में आजम खां को हराना आसान काम नहीं है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहद मुश्किल है। क्या वो जोखिम उठाने के लिए पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को आगे ला रही है? जवाब है हाँ, हो सकता है। 2 दिन तक चर्चा चल रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद भी आ सकते हैं, या बिहार से आरसीपी सिंह, उनका मंत्री पद भी खतरे में है, क्योंकि अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी भेज सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज ताकते रह गए कि शायद उनके हिस्से में राज्यसभा की सीट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संजय सेठ उसके दूसरे उदाहरण बने। संजय सेठ समाजवादी परिवार के कभी बेहद करीबी और उनके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, यानी खजाना संभालने वाले। फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट दिया और वो राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन बीजेपी ने संजय सेठ को रिपीट नहीं किया। तो संजय सेठ की राजनीति अब किनारे लग चुकी है या किनारे लग जाएगी। संजय सेठ आगे क्या करेंगे, या बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो क्या कुछ होने वाला? और ये राज्यसभा के चुनाव ने कई और भी परिवर्तन दिए हैं। मैं बात समाजवादी पार्टी की कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सीटें यूं ही गिफ्ट कर दी, यानी 3 सदस्य जो राज्यसभा के समाजवादी पार्टी से जा रहे हैं, उनमें 2 हैं ही नहीं इनके। कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एक पार्टी के तौर पर उनको मान्यता नहीं मिल सकती समाजवादी पार्टी की। दूसरे हैं जयंत चौधरी, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी से गए हैं, तो माने इंडिपेंडेंट या आरएलडी के माने जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी टेक्निकली सिर्फ एक ही भेज पा रही है, जावेद अली खां को। यानी समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सीटों की कुर्बानी की है, या यूं कह लें कि गिफ्ट में दे दी है, उपहार स्वरूप। पार्टी के बड़े दिग्गज, बड़े नेता ताकते रह गए, लेकिन ये सीटें गिफ्ट में बढ़ गई। तो अब ये उत्तर प्रदेश में राजनीति के बदलाव के नए संकेत हैं। और अब अगला मोर्चा सजेगा रामपुर और आजमगढ़ में। आजमगढ़ अखिलेश यादव ने खाली किया और रामपुर आजम खान ने खाली किया है। अगला मोर्चा बीजेपी और समाजवादी पार्टी का इन्हीं दोनों सीट पे है। और ये 2 सीटें तय करेंगी कि 2024 में मुकाबले में विपक्ष खड़ा भी है या नहीं। ये भी सब कुछ तय होगा। कुछ बयान सुनिए आप। जितनी दिन भी पार्टी मुझे वहाँ दिल्ली में रखेगी,
पूरा उत्तर प्रदेश संतुष्ट होगा कि उसके एक प्रतिनिधि ने जितनी मेहनत, जितनी निष्ठा और जितनी ईमानदारी से काम होना चाहिए था, उससे अधिक काम किया है। जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दे हैं, उनको सदन में उठाने का काम करूंगा। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जहाँ एक आम कार्यकर्ता नीचे से, जो नीचे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता है, वो ऊपर जाने की सोच सकता है। प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे मौका मिला है कि एक निर्दलीय होते हुए मैं सदन में जाऊंगा और जो देश की समस्याएं हैं बिना किसी पार्टी डिसिप्लिन के मैं देश के सामने रखूंगा। ये मौका कभी कभी किसी इंसान को मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार हूं अखिलेश जी का। यानी कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी की बात सदन में नहीं रखेंगे। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी ने ये सीट गिफ्ट में सौंप दी कपिल सिब्बल को, और जयंत चौधरी तो अपनी पार्टी से जा रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी राज्यसभा में अपनी पार्टी का नॉमिनेशन तक खो देगी, क्योंकि कम से कम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में होंगे, तब आपको पार्टी का दर्जा मिलेगा, तब आप पार्टी का नेता बना सकते हैं। अब वहाँ वो भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि 2 सीटें गिफ्ट में दे दी गई जो पार्टी में काउंट नहीं की जाएंगी। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नीरज जैन जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई समीर जी, डिबेट आपसे ही प्रारंभ करता हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी और संजय सेठ की तपस्या में क्या कमी रह गई? ब्रजेश जी, किसी की तपस्या में कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ समग्रता के आधार पर विचार होता है और कार्यकर्ता आधारित विचार होता है। जो भी फैसला होता है सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं और हम सब एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं और निरंतर हम राजनीतिक क्षेत्र में एक एक सफलताएं अर्जित करने जा रहे हैं और बारी बारी से सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है। आगे पार्टी उनकी भी योजना बनाएगी, हम सब योजनाओं के अंदर काम करते हैं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी की तपस्या कम है और किसी की तपस्या में कमी ज्यादा है। भाई गोरखपुर रीजन तो बड़ा कामयाब रीजन रहा, वहाँ से तो आपने 2 राज्यसभा भेज दिए, संगीता यादव और राधा मोहन दास अग्रवाल। तो जरूर बड़ी अच्छी तपस्या संगीता यादव ने की होगी, तभी तो फल मिला। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप देखेंगे हमारे दोनों अच्छे विधायक रहे हैं। आदरणीय राधा मोहन जी भी 3 बार से विधायक थे, उनका परफॉर्मेंस है समाज के अंदर। संगीता यादव भी महिला थी, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चौरी चौरा जैसी सीट से विधायक थी और वो कठिन सीट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको उन्होंने 17 में सफलता प्राप्त की थी। आगे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, महिलाओं के बीच में काम किया था, अपनी विधानसभा में उनकी लोकप्रियता थी और निश्चित रूप से हम तो अगर अपनी विधानसभा में इतनी लोकप्रिय थी तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? कार्यकर्ता देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित फैसला करती है। ये मैं नहीं तय करता हूं कि मैं क्या करूंगा, ये पार्टी का नेतृत्व और पार्टी तय करती है कि हमको क्या करना है और किसी भी कार्यकर्ता को क्या करना है, किसको एमएलए बनना। अरे आपने पार्टी को पूरा जीवन दे दिया, आप भी गोरखपुर के हैं, आप चले जाते तो हम लोग को खुशी होती कि हमारे प्रवक्ता भाइयों में से एक चला गया राज्यसभा। नहीं ब्रजेश जी, आपको तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि हम प्रवक्ता है और रोज आपके साथ डिबेट करते हैं और रोजाना हम लोग मिलते जुलते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ता आधारित फैसला और सामूहिकता ये तो हमारी पार्टी की विशिष्टता है और हम सब कार्यकर्ता किसी भी काम को करने के लिए तैयार, किसी भी काम को। मैं कह रहा हूं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी पार्टी कार्य काम देती है हम सब उसको बखूबी करते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए।
मैंने तो सुना था कि लोग उपहार में सामान देते हैं, कार्ड देते हैं। आपकी पार्टी कितनी उदार है कि वो 2-2 राज्यसभा सीटें गिफ्ट में दे देती है। भाई बड़े कमाल के लोग हैं आप लोग। नहीं ब्रिजेश जी, जहाँ तक लोकसभा की राज्यसभा की सीटों के मामले में है, हमारे पास 3 सीटें थी और 3 सीटों में हमने एक पुनरावृत्ति करी है जावेद अली जी के नाम पे। इसके बाद कपिल सिब्बल जी की बात बहुत पहले से हो रखी थी कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें समर्थन मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पे करना चाहिए कि पार्टी को आगे कैसे ले चलना है। जयंत चौधरी जी का लिए हम लोगों ने पहले कहा था कि अगर हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो उनके साथ राज्यसभा में हम लोग साथ में रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने तो अपने सारे वादे पूरे किए हैं और अपने लोगों के साथ में ले चलते हैं। 2024 की एक रणनीति के रूप में इसको आप देख लीजिए, उपहार के रूप में देख लीजिए, या समाजवादी पार्टी की रणनीति के हिसाब से देख लीजिए। हम अपनी तैयारी की तो शुरुआत समाजवादी सिंबल में ऐसी क्या कमी थी पहली कि झलक कपिल सिब्बल आपके सिंबल से चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं थे और आप उनको राज्यसभा गिफ्ट कर रहे हो? जो व्यक्ति आपकी सिंबल पर राज्यसभा न जाना चाहता हो, आपकी पार्टी से राज्यसभा न जाना चाहता हो, और अभी खुल के आपके सामने टीवी पे उन्होंने कहा, सुना नहीं आपने? नहीं देखिए, नहीं मैंने सब सुना और मुझे लगता है कि ये कई आज की बात नहीं है। मौजूदा समय के मुख्यमंत्री जो हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में चुनाव नहीं लड़ते थे। पहले वो अपनी खुद की पार्टी चलाते थे, आज वो उस मुखिया है पार्टी चलाते थे, लेकिन चुनाव ये वो बात कमल से दूसरी है लड़ते कि थे हम भाई। किस मुद्दों पे चुनाव लेके कमल से लड़ते थे। अरे वर्मा जी, तुमको पता नहीं है क्या बैठ के अनाप शनाप बोलते रहते हो? दो पार्टी, वर्मा जी जानकारी कलेक्ट करो भैया। दो पार्टी चलाने वाले बोलते आदमी रहते हो यार। 2017 के क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? दो पार्टी चलाने वाले लोग। परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे वर्मा जी कुछ योगी आदित्यनाथ जी दो पार्टियों के साथ चल रहे थे ओके। और अपने महंत अवैधनाथ भी हिंदू महासभा के नाम पे भी चुनाव लड़ते थे। पर एक बात बताओ आपको, अरे समीर जी रुक जाइए, आपको नहीं समीर जी पता रुकिए, समीर जी रुकिए। ओके, डॉक्टर आशुतोष ये बताओ कि कम से कम, अच्छा मैं कहता हूँ चलो आप कपिल सिब्बल को भेजना चाहते थे, भेज देते, लेकिन अपनी पार्टी के सिंबल पे भेजते ना। नहीं देखिए, यहाँ ब्रजेश जी यहाँ सिंबल की बात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अरे राज्यसभा में आपकी पार्टी की मान्यता खतरे में है और आप कह रहे हो यहाँ सिंबल का मतलब ही नहीं है। अरे राज्यसभा से पार्टी की मान्यता खत्म हो रही है। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन कहाँ समझ रहे हो? चीजें जो है 2024 के इलेक्शन को देख के भी की जाती हैं। तो कपिल सिब्बल कौन सा वोट दिला रहे हैं आपको बताओ? कपिल सिब्बल से चुनाव प्रचार कराओगे? क्यों? कहाँ कराओगे प्रचार? चलो जगह बताओ। जो आदमी आपके सिंबल पे राज्यसभा नहीं जाना चाहता वो आपके लिए प्रचार करने आएंगे, और कहाँ प्रचार कराओगे कपिल सिब्बल से? क्यों नहीं आएंगे? कहाँ कराओगे प्रचार? और ये भारत समाचार में थोड़ी जगह बताओ ना कि हाँ इस जगह में प्रचार कराऊंगा। रणनीति है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे जगह बताओ ना कि इस सीट पे कपिल सिब्बल से प्रचार कराएंगे। ब्रजेश जी नहीं, हम हर जगह जाएंगे जहां पे कानून की बात होती है, वहां पे उनको स्टार प्रचार, और देश में बहुत बड़ा नाम है। दूसरा चेक और जवाब दे दो। 8 सीटों वाले जयंत चौधरी, क्या बात है? 8 सीटों वाले जयंत चौधरी कैसे राज्यसभा भेज दिया आपने? अरे ब्रजेश जी, ये तो बहुत अजीब बात है। आपको ये शायद मालूम होगा कि अजीब सीटों के नाम पे, अगर कोई सीटों के नाम पे तुलनात्मक करेगी इतनी इसकी सीटें है, इसकी बात नहीं, तो हम किसी और को, ओपी राजभर जी को न देते। जो बातें पहले से हो चुकी हैं, अगर आज हम अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हमारा 2024 ओम प्रकाश राजभर को भी एमएलसी की सीट मिलनी चाहिए। उनको देखिए, मैं बता तो रहा हूँ विजय जी, भारत समाचार में बैठ के रणनीति नहीं तय करती है। रणनीति जो है पार्टी के अंदर बैठ के वरिष्ठ नेता तय करते हैं। इस बात को भी तो समझिए, हमारी भी तो रणनीति है। जरूरी है कि हम रणनीति का यहाँ खुलासा करें। हमने इंडिपेंडेंट भेजा है, ये यूटिलिटी है। किसी भी नेता के का काम जो है उसकी तो हमने भेजा है, पर निर्भर करता है। तो कोई छुपा के थोड़ी भेजा है। यूटिलिटी बताओ। कोई छुपा के नहीं भेजा है विजय जी, छुपा के नहीं भेजा है। अरे छिपा के भेजते, यूटिलिटी क्या है? ये कोई रास्ता होता है छिपा के भेज कानून मंत्री है, उनसे ओके, उमा शंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई उमा शंकर जी, शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी के एक नेता निकल गए समाजवादी पार्टी से, वो भी इंडिपेंडेंट। लेकिन एक बात बताओ, ये 3 लोग आपने यूपी से भेज दिए, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, ये क्या बात हुई? जी देखिए ब्रजेश जी, कार्यकर्ता बैठा रहे बड़े बड़े को आपने उपहार।
नहीं, वो भी दूसरे राज्यों से। उत्तर प्रदेश से 2.5% वोट वाली पार्टी 3 लोग को राज्यसभा भेज रही है यहाँ से। गजब। ये क्या क्या कहा आपने ब्रजेश जी? 2.5% वोट वाली पार्टी। 2.5%, हाँ। हाँ, कलेजे में लगी ना बात। कांग्रेस जो है वो जितना कलेजे में लगी ना ये बात, परसेंटेज है उससे नहीं आंकी जानी चाहिए, उसको आंका जाना चाहिए। 2.6% वोट शेयर है आपके पांडे जी। हाँ, तो वो बढ़ जाएंगी, 24 में बढ़ जाएंगी। और 2.5 महीने से अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए हो। वो सब हो जाएगा। कल कब हो हमारे जाएगा? यहाँ कल राज्यसभा तो बड़ी तेजी से ढूंढ दिए, कल और एक अध्यक्ष नहीं ढूंढा जा रहा है। कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारे यहाँ चिंतन शिविर है, 9 चिंतन शिविर, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सिंह हो के आओ इनके यहाँ, देख के आओ क्या कर रहे हैं चिंता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम लीडर्स आपको वहां पर मिलेंगे और एक नए संकल्प के साथ आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी पूरे देश के साथ। और ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, विशालता। कब दोगे ये बताओ? सुन लीजिए इस बात को कि यही तो कांग्रेस पार्टी की ताकत और विशालता है कि वो उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को राज्यसभा भेज रही है। और ये लोग बड़े लोग हैं, बहुत इन लोगों का पब्लिक के लिए संघर्ष है, पूरा जीवन प्रमोद तिवारी जी ने लगा दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के नेता के रूप में मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, आप जबरदस्ती नाम। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि कार्यकर्ता रह गए, तो मैं बता रहा हूँ खुद प्रमोद तिवारी जी का। आप गवाही करा लो। केपी मलिक जी, मैंने किसी का नाम लिया क्या? नहीं, आपने नाम नहीं गवाही लिया, लेकिन आपने कहा गवाही कराओ कि कार्यकर्ता रह गए। तो मैं बता रहा हूं, प्रमोद तिवारी जी सबसे ज्यादा बार या लगभग सबसे ज्यादा बार सदन में जाने वाले एमएलए रहे हैं। और आप जबरन उनको विवादित कर रहे हो, मैंने नाम भी नहीं लिया। सीएलपी लीडर रहे हैं। इसके अलावा राजीव शुक्ला जी का कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत लंबा इतिहास है। पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। जी, आप तो मुझे ही विलेन बनाने पे उतारू हो गए हो। मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ पूरे, मैं बता रहा हूँ 2.6% वोट वाली पार्टी 3 लोग यहाँ से भेज रही है। यही तो पूछा, तो दर्द क्यों हो गया? नहीं, तो मैं बता तो रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 11 लोगों को राज्यसभा भेज रही है और सब कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, पब्लिक के लिए काम करने वाले हैं। इससे जन सेवा का जो उनका व्रत है उसमें उनको ताकत मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा कहीं ऐसा तो नहीं हो व्रत कहीं और तोड़ने वाले थे, आपको तोड़वाना पड़ा जबरन? नहीं ब्रजेश जी, ये व्रत आप क्या रहे, फलाहारी कहीं और कर ले। लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से पुराने दिनों के लिए लौटाने वाले। अच्छा, जितनी जल्दी आपने राज्यसभा सदस्य खोजे, एक अध्यक्ष भी खोज लो। अध्यक्ष भी मिल जाएगा, पूरी कमेटी भी मिल जाएगी। कल चलो वादा करो, बताओ कब? कल हमारा शिविर है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी 2 दिन यहाँ पर रहेंगी, पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर मंथन करेंगी और जो एआईसीसी ने 9 संकल्प लिए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे की रणनीति पर वो मंथन करेंगी। इस पर भी चर्चा होगी कि 2.6% वोट मिला है। अब वो चर्चा तो बहुत पहले हो गई ब्रजेश जी। अच्छा, हो चुकी है। वो तो चुनाव के जस्ट बाद वो समीक्षा हो गई, हार के कारणों पर चर्चा की गई, इतने कम वोट क्यों आए उस पर चर्चा की गई। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया आपका। मैं आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। मुझे पता है थोड़ा सा दर्द हो गया आपको, पर कोई बात नहीं, डिबेट है, सब चलता है, सवाल तो पूछे ही जाते हैं, कोई बात नहीं, दिल से मत लगाना। नहीं, मुझे अनिल दुबे है आपके मित्र हैं, रुक जाओ, उनको भी थोड़ा बोल लेने दो। दुबे जी, सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप ही निकले, 8 विधायक, 1 राज्यसभा, और सवाल पूछो तो आशुतोष चिढ़ गए। कैसा? नहीं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े। आगे 2024 में चुनाव लड़ना है, 2024 में मजबूती के साथ जो है जनता के बीच में जाना है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस चीज़ को महसूस किया, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने महसूस किया कि दोनों मिल करके काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये फैसला लिया कि जयंत जी राज्यसभा में जाएं, और उन्होंने राज्यसभा के लिए उनको समर्थन दिया और उनको धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद। और माननीय जयंत जी राज्यसभा जाकर के उत्तर प्रदेश में किसानों बहुत अच्छी बात है, जयंत जी बहुत करने का काम करेंगे। पढ़े लिखे शिष्ट अच्छे नेता हैं, मुद्दों की पकड़ है, जनता की राजनीति करते हैं। ये अच्छी बात है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, वहाँ पर जनता की आवाज़ उठाएंगे। और वो बेहद पढ़े लिखे सौम्य व्यक्ति हैं, अच्छा बैकग्राउंड है उनका, मेहनती हैं।
अपनी पार्टी चला रहे हैं, बढ़िया चुनाव लड़ा उन्होंने, इस पर किसी को आपत्ति नहीं। बस ये तो बताओ कि वो आरएलडी के टिकट से जा रहे हैं कि सपा के टिकट से? नहीं, वो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी। हाँ, तो ये बताओ के ना, समर्थन से। जिस बात पे आशुतोष अभी उछल रहे थे, इनको बताओ, पार्टी का इनको बताओ कि आरएलडी के टिकट पे जा रहे हैं। नहीं, उसमें टिकट आशुतोष को बताओ कि आरएलडी के टिकट पे जा रहे हैं। ब्रजेश जी, दोनों में अंतर नहीं है। एक सेकंड आशुतोष प्लीज वेट, आशुतोष प्लीज वेट, आशुतोष प्लीज वेट। हाँ, दुबे जी कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूँ ब्रजेश जी, इनको बताओ आशुतोष को कि आरएलडी के टिकट पे जा रहे हैं। नहीं, आरएलडी के टिकट पर है और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। ये समाजवादी पार्टी और यही तो मैं कह रहा हूँ, संयुक्त प्रत्याशी हैं वो। यही तो कह रहा हूँ मैं। और समाजवादी और मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा था। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कमजोर रुक तो जाओ, ऐसा कौन सा तवा गरम है भाई, रुक जाओ 2 मिनट कर रहे हैं आशुतोष जी। हाँ दुबे जी कंप्लीट कर लो। आप तो आप ही का सहयोगी, आपको बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? वो मैं तो समझा रहा हूं। नहीं, वो बोलने दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, मैं आपको कह रहा था कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, एक ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं, एक ही सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और जैन जी के राज्यसभा में जाने से किसानों की आवाज, कमेरा वर्ग की आवाज, कमजोर वर्ग की आवाज, नौजवानों की आवाज बुलंद होगी। अरे ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई वो नौजवान नेता हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी उन्होंने। क्या कोई पहले बात हुई थी क्या सपा से कि अगर नहीं भी कुछ हुआ तो राज्यसभा दे देंगे? नहीं, तो दोनों लोगों के बीच में बात हुई थी। मानी हुई थी ना, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पहले से बात थी कि जो है विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, और दोनों लोगों ने तय मतलब आप कह रहे हैं कि आपका हक बनता था, वो आपको हक मिला जी, जो डॉक्टर आशुतोष नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, जैन जी बड़े नेता हैं और माननीय अखिलेश जी मैं बड़े समझ रहा नेता हैं। हूँ, दोनों लोग ये आप क्यों नहीं बोले? मैं तो कोई मना नहीं किया। ओके, ऑलराइट। नीरज जैन जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। देखिए थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। एक तो बीजेपी में कई लोगों की राजनीति किनारे लग गई, कई लोगों का कैरियर बर्फ में लग गया, कुछ लोगों की राजनीति हाशिए पे लग गई। अब मुख्तार अब्बास नकवी, संजय सेठ, इन सब का क्या होगा, ये बड़ा पसोपेश में है। समाजवादी पार्टी ने 2 शिफ्ट गिफ्ट कर दी, ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हो गई यूपी में। देखिए अभी तक तो ब्रजेश जी, पहले जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने हमको आमंत्रित किया। अब टोटल राजनीति जो चल रही है वो जातिगत समीकरण को साधने की राजनीति है। देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जी इतने बड़े नेता है, उनको वहाँ ना भेजना, उत्तर प्रदेश में 36 मुस्लिम विधायकों का जीतना और उस अल्पसंख्यक समुदाय में इनकी कोई पैठ ना होना, एक तो ये कारण। दूसरा, जो दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में आने की जो राजनीति जो शुरू हुई है, एक बिल्कुल कल्चर बन गया है, कल्चर ऑफ ट्रांसफर पार्टी, उसने काफ़ी कुछ डैमेज किया। एक चीज़ और ये आ गई नई, जो सपा ने अपने आप, इसको हम सोसाइटल स्टेटस कहते हैं, ये जो है बिल्कुल आत्महत्या वाला स्तर है। हम क्यों नहीं उसको अपने टिकट पर, अपने सिंबल पर वहाँ भेज पा रहे हैं? क्यों वो अपने इंडिपेंडेंट जा रहे हैं? तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं से अच्छा नहीं करने जा रहे। जैसे ये कहिए उपहार क्या दिया, अब तो उपहार में कुछ भी जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। चारित्रिक हनन तो बहुत ज्यादा राजनेताओं का हो चुका है। किसी के पास जनता के सामने जाकर के स्पष्ट बोलने। अच्छा ये बताओ कि संजय सेठ की तपस्या में क्या कमी रह गई? देखिए संजय सेठ, अब तो आप जान ही रहे, जब सीटों का ट्रांसफर हो रहा है, निर्दलीय के रूप में हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो जिस सिस्टम से गए तो उसी सिस्टम से बाहर हो गए, उस सिस्टम में वो सेट नहीं हो पाए। ये आपको मालूम ही, वो बिल्डर रहे, वो सब प्रकार के कार्य करते रहे, एक धनवान व्यक्ति हैं। अरे तो सुरेंद्र नागर कैसे सिस्टम में फिट हो गए? नहीं, और संजय सेठ कैसे बाहर हो गए? देखिए ऐसा है, ये तो इनके अपने राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मान्यता है। क्या मान्यता है, कितना जनता इनको मानती हो, कितना ये मानते हैं, काम किसने क्या किया है, किसने कितनी चीजें, कितना रिवार्ड किसको दिया, किसने किसको कितना अवार्ड दिया है। शब्द दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, अवार्ड भी और रिवार्ड भी। उसके बेसिस पे अवार्ड किसने किसको दिया, रिवार्ड किसने किसको ये दिया। उमा शंकर पांडे तक क्यों खिसियाए हुए हैं आज जी? उमा शंकर पांडे कांग्रेस वाले, इनसे एक सवाल पूछ लिया तो कितना खिसिया गए। देखिए ये तो पांडे जी एक बहुत सम्मानित, सब लोग जितने बैठे यहाँ पे प्रवक्तागण सब सम्मानित है भाई। यही तो पूछा कि 2.6 ही तो था भाई, 3 भेजे हो।
कुछ सच को स्वीकार कर लेते। ब्रजेश जी आप कुछ ज्यादा ही ऐसा सच बोल देते हैं। अब क्या करूं, नहीं रुका जाता, अब कह निकल जाता। कुछ सच ऐसा भी बोलिए ना, 2.5% वाले अगर ये आ रहे हैं तो आप अगर एक मुल्क का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास उठा के अब देख नीरज जी या तो मुंह पे टेप लगा के डिबेट करेंगे, तो अब कुछ अपने तो सिस्टम फिट करना पड़ेगा। सिस्टम तो कर सही है, लेकिन ये है कि हम किसी को 2% 2.5% के मतों के आधार पर नहीं आंक सकते जी। वो भी मत हमको देखना है जो 0% से बर्बाद होगा, अपने आप को आज भी वो नेता नहीं, मैं ये कह रहा था एक अध्यक्ष भी ढूंढ लेते, जब 3 राज्यसभा ढूंढ लिए थे तो। ये उसका अपने राजनीतिक दल का अपना मामला है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नहीं ना करें, कोई ऐसी बात हाँ, हम नहीं कहेंगे उस पर। बस मैं ये कहूंगा कि जो राज्यसभा जा रहे हैं उन्होंने जो है पूरे जातिगत समीकरण को साधा है, कई समीकरणों को साधने के तहत चला है। इधर पहले समाजवादी पार्टी के कुछ और लोग आ रहे थे, उसके बाद अचानक कुछ और आ गए। आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा हो चाहे सपा हो, बसपा, कांग्रेस। धन्यवाद नीरज जी। मैं केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। केपी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राज्यसभा हम ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद चुनाव हो जाए, लेकिन अब निर्विरोध होगा, क्योंकि 11 पर्चे हैं और 11 सीटें हैं, यानी निर्विरोध। 8 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। आप इसका आकलन कैसे करते हो, जो लोग जा रहे हैं इस बार? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से यहाँ पे चर्चा आपने करी संजय सेठ और मुख्तार अब्बास लोगों की, सुरेंद्र नागर जी तो फिट होते रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से उनकी शुरुआत एमएलसी से हुई थी और उसके बाद सपा बसपा होते हुए आज बीजेपी में है। लेकिन आप भूल रहे हैं, संजय सिंह को भी भूल रहे हैं, एक जो बहुत पहले जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के अच्छा अमेठी वाले संजय सिंह। ओके। और इसमें बहुत असल में अब संजय सिंह एक ही पॉपुलर है, आम आदमी पार्टी वाले। जी, संजय सिंह अमेठी वाले हैं, कांग्रेस छोड़ के आए थे। गौरव भाटिया जी हैं, नरेश अग्रवाल जी हैं, जो राम विष्णु को विस्की में बसा रहे थे। तमाम लोग किनारे लग गए हैं और इनकी राजनीति का क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा हट के दूसरी बात ब्रजेश जी करना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया जो सूची राज्यसभा के कैंडिडेटों की आई है वो मेरे को पसंद है कांग्रेस की। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और अक़लियत के लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है कि शायद वो दलित और पिछड़े उनके साथ आ जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी, और टिकट सारे वो सवर्णों को दे रही है। इससे जो दूसरी बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अगले साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है और वहाँ से किसी भी एक आदमी को नहीं लिया गया है, वहाँ से एक्सपोर्ट किए गए हैं दिल्ली से लोग। हरियाणा वाले को राजस्थान भेजा गया है और एक हरियाणा वाले को जो है राजस्थान भेज दिया और दूसरे जो राजस्थान के प्रभारी थे उनको यहाँ भेज दिया हरियाणा। तो ये जो उठापटक कांग्रेस में हुई है ये बड़ा सोचने वाली बात है। और मुझे ये लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसको साकार करने में जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, वो उसकी ओर बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हो रहे हैं। ये बात सोचने वाली बात तो उल्टा ही पड़ा। दूसरा ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से बात की है, उसमें हमें ये लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो बीच में हमें लगा था चुनाव के बाद कि दिल्ली और लखनऊ में कुछ सहमति बन गई है, कुछ मामला ठंडा हो गया है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जो आपके राधा मोहन अग्रवाल जी हैं उनका राज्यसभा की सूची में नाम आने से ये लगता है कि अभी तलखियां खत्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं तलखियां अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बीरेन जी भी इस डिबेट में आ गए। भाई बीरेन जी, आज 11 के 11 पर्चे दाखिल हो गए, अब निर्विरोध चुनाव होना है। 8 और 3, 9 लोग तो लौटे ही नहीं, उन बेचारों की वापसी नहीं हुई और 2 वापस जा रहे हैं, कपिल सिब्बल और सुरेंद्र नागर। अब आप किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहले ये बात सच साबित हुई कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है वो चुनाव नहीं होगा, निर्विरोध लोग जाएंगे। हाँ, आप पहले दिन से ये बात कह रहे थे। क्योंकि ये कोई पार्टी रिस्क लेने की मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है। अगर मतदान की नौबत आ जाती तो पता नहीं किसके किसके यहाँ क्रॉस वोटिंग हो जाती। अब ये बात जरूर है कि आज 11 लोग निर्विरोध तय हो गए चुनने के लिए, उनका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि सब टिकट पे चर्चा हुई लेकिन बसपा पे चर्चा अधूरी रह गई। आज सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ, ये 2 राज्यसभा के जो मेंबर थे, इनका भी एक तरह से कार्यकाल अब आगे समाप्त होने वाला है कुछ दिनों में। और
बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय तक रहे, वो बीएसपी के चाणक्य माने जाते हैं। ब्राह्मणों और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग के जनक माने गए। उनकी राजनीति का क्या यह अवसान हो गया? क्या वो अब अपने मूल पेशे में रहेंगे या वो उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासत में सक्रिय रहेंगे? क्योंकि पार्टी का ना तो लेजिस्लेचर में कुछ बचा है और ना केंद्र में या संसद में या राज्यसभा में। अब ये बात जब आगे बढ़ती है तो हम आते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भले सिंबल पे नहीं भेजा ब्रजेश जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी छापा छुपा मार रही विरोधियों के यहाँ, वहाँ एक मजबूत वकील तो दिल्ली में बना लिया। कम से कम वो दिल्ली में लड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक। तो यही बात तो पूछ रहा था आशुतोष, बता कहाँ रहे थे जो आपने एक लाइन में बता दी बात। भाई जरूरी नहीं है कि सब साइकिल के सिंबल पे जाएं जी। जब पार्टी रहेगी तभी तो कारवां बढ़ेगा। पार्टी के लोगों पर हमले होंगे तो उनको बचाने वाले भी चाहिए। जयंत चौधरी को भेजकर अखिलेश यादव ने जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो तीसरी पीढ़ी के जो रिश्ते थे उनको मजबूत किया और चरण सिंह की उस विरासत को, जिसमें मुलायम सिंह को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया था, उसको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने बहुत नामचीन अपनी पार्टी से लोगों को नहीं भेजा, लेकिन कहा जाए जो वादा किया वो निभाया। जाट समुदाय के बीच उन्होंने एक मौका दिया। जाजीत सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा भी किसी सदन में नहीं है, चुनाव हार गए। विधायक तो 8 हैं, लेकिन देश की संसद में जाने की उनकी ज़रूरत थी। देखिए, राज्यसभा की मेंबरी एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े पैरों में लौटने लगते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन जब चरित्रवान लोगों को ये चीज़ मिलती है तो उसकी गरिमा और बढ़ती है। आज जब बीजेपी ने 8 नाम का ऐलान किया तो आप उसमें लक्ष्मीकांत जैसे लोगों का नाम देखते हैं तो प्रसन्नता होगी कि जो सियासत में खांटी लोग हैं, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से दूर हैं, जो पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं और जनता की सेवा के लिए एक कपड़े में जीवन जीना चाहते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल 20 साल विधायक रहे, अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दी। सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद वो चुप हो गए और अपने पेशे में लौट गए। कोई दूसरा एमएलए होता तो विधान परिषद या दूसरे के लिए तुरंत डिमांड करता। वो डॉक्टरी, बच्चों के डॉक्टर थे, अपना पेशा करते रहे। इनके ऊपर एक दाग नहीं है। अगर वो देश की संसद में जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। ईमानदारी, चरित्र और कहा जाए तो सियासत में ऐसे लोगों की आज बड़ी ज़रूरत है। जैसे ये मैंने 2 नाम बताए आपको जी, लेकिन बाजी मार ले गए मिथिलेश और राह तकते रहे नरेश, और ये मामला लोगों के समझ में नहीं आया। कांड हो गया ये तो। हाँ, और एक नाम आप देखिए, अपर्णा यादव का क्या हुआ किसी को आज तक कुछ पता ही नहीं है। मुलायम की बहू को विधानसभा चुनाव में तोड़ हाँ, दिया। आप ठीक कह रहे हैं, वो तो शायद सब बीजेपी में आ गई थी। हाँ, पर कोई और यादव गया है, क्या नाम इनका? संगीता यादव। हाँ, एक नाम और। पहले अपर्णा यादव को खाली वाई कैटेगरी तक सीमित कर दिया इन्होंने, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। अब भेज किसी और यादव को दिया। और संगीता यादव को राज्यसभा भेज दिया। संगीता यादव के हस्बैंड इनकम टैक्स के बहुत बड़े अफसर हैं, पूरे देश भर में छापा मारते हैं। बीबी चौरी चौरा से विधायक थी। बीजेपी में ये लोग जानते हैं, कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भरोसा कहाँ करता है। कोई यादव अगर होगा भी पार्टी में तो वो अपने वोट देगा, अपने समाज का तो मुश्किल से दिला पाएगा। तो ये तो नाम कुछ चौंकाने वाले जरूर रहे, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला का नाम कट गया संगीता यादव के चलते, वो भी गोरखपुर से थे। और संजय सेठ शालीमार बिल्डर के मालिक
समाजवादी पार्टी में एक समय खजांची थे, अब वहाँ पर भाग के आए थे अपना राजपाट बचाने, लेकिन बीजेपी ने एक मौका तो दिया, दूसरा नहीं दिया उनको। अब देखिए कैसे चलता है आगे जी मामला। बहरहाल कुल मिलाकर यह है कि ब्रजेश जी हमेशा से रहा है कि हुनर जो है वो सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत हमेशा महलों में राज करती रही है। तो इन लोगों को आप किस्मत का धनी मान लीजिए, ठीक बात है। ये किस्मत के भाग्यशाली लोग हैं। लेकिन एक चीज़ और है जिन्हें टिकट नहीं मिला, कि झूठी तसल्लियों के सिवा कुछ न दे सका वो किस्मत का देवता भी शायद गरीब था। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। जुगल किशोर भी राज्यसभा के सांसद थे, वो भी मांग रहे थे, देखिए। लेकिन ये सब अस्थायी चीज़ें हैं। इस देश में पद पाने के लिए कितनी परिक्रमा करनी पड़ती है, ये उन लोगों से पूछिए जिनको पद छोड़ने के बाद राज्यसभा की मेंबरी इनाम में मिली है। अपने यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो शख्स जो मुझसे कद में बड़ा था, देखा तो किसी और के चरणों में पड़ा था। तो ये मेंबरी की खातिर बड़े बड़े लोग चरणों में पड़े रहते हैं। क्या भाई पांडे जी? लेकिन सब वक्त वक्त की बात है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा, सुनिएगा, कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिक गई, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए, और सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, और उनसे पूछो जिंदगी क्या है जिनके सब अरमान बिक गए, और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मोल इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने एक सवाल कू ऐप पर पूछा। प्रश्न ये कि राज्यसभा के रण की शुरुआत हो चुकी है, विधायकों की कितनी अहम भूमिका होगी। तो चूंकि अब मसला यह है कि चुनाव होगा ही नहीं, निर्विरोध होगा, लेकिन अंशुल लिखते हैं कि क्रॉस वोटिंग की संभावना थी, सभी दल को अपने प्रत्याशी राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो विनय लिखते हैं 1 सप्ताह बाद ही राज्यसभा की वोटिंग है, लेकिन अब वोटिंग तो वैसे होनी नहीं है, ये आंसर ही इरेलीवेंट हो चुका है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव काफ़ी अहम होता है और इसमें एक एक विधायक का वोट का महत्व होता है। मैं सीधे रुख करता हूं समीर सिंह का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपकी जो पार्टी की लिस्ट है, क्या आप ये बता सकते हैं हम लोगों को कि आपने प्रत्याशियों के चयन में क्या क्राइटेरिया रखा है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने बीरेन जी को सुना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सरकार के मंत्री रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्होंने लंबा संघर्ष किया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक संघर्ष की लाइन खींच के समाजवादी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम किया था। राधा मोहन अग्रवाल 3 बार के विधायक हैं। अभी बीरेन जी ने उनकी तारीफ की, हम नहीं, सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। आप एक एक नाम लेंगे, संगीता यादव, दर्शना सिंह हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के। सब कार्यकर्ता आधारित, मैं बायोडाटा नहीं पूछ रहा हूँ, क्राइटेरिया आप देखिए, समग्रता का विचार। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही एक क्राइटेरिया है, और सब लोग कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते फैसला होता है, और फैसले को सब लोग स्वीकार करते हैं। आप देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात रही हो, चाहे बाकी सारी चीजों की बात हो, आज कौन डर रहा है? सपा के पास क्या है, बसपा के पास क्या है, कांग्रेस के पास क्या है? क्या कांग्रेस के पास क्रॉस वोटिंग की स्थिति है, नामांकन की स्थिति है? बसपा के पास नामांकन की स्थिति है? समाजवादी पार्टी किस स्थिति में खड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा का चुनाव निश्चित रूप से आप हमारे प्रत्याशियों को देखेंगे तो वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, कार्यकर्ता हैं, और समाज के अंदर सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो मूल्य है, जो सुचिता है, जो पारदर्शिता है, उसको हम कायम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उच्च सदन की मर्यादा को निश्चित रूप से ये हमारे कार्यकर्ता बढ़ाएंगे, और उसको
कहीं से भी किसी को ये नहीं लगेगा, उत्तर प्रदेश की इस 25 करोड़ जनता को, कि हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कहीं से भी नहीं लगेगा कि हमने किसी बहुत ऐसे धन्यवाद आदमी आपका, को बहुत भेजा शुक्रिया जिससे उनके जी, स्वाभिमान को धन्यवाद। कभी ठेस पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप मुझे क्या समझा रहे थे जो मैं नहीं समझ पा रहा था, आप बताइए। जी नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से चौधरी जयंत सिंह लड़ने जा रहे हैं, ये मैंने वक्तव्य में कभी कहा ही नहीं। मैंने कहा कि वो हमारी पार्टी से जा रहे हैं। आपका सवाल था कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि भारतीय समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है और रणनीति 2024 को मद्देनजर रखते हुए की गई है। इसके लिए ठीक है, हम मानते हैं कि 5 सदस्य होने चाहिए और सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन सिंबल से जाना ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2024 का बड़ा चुनाव सामने खड़ा है जो देश का चुनाव है। और हमारा आरएलडी के साथ गठबंधन है, 2017 में भी था, 2019 में भी था, 2022 में था और 2024 में रहेगा। तो वो हम अपनी नीतियों को छोड़ देंगे, हमारी पहली चीज। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी ने जब भी कोई काम किया, हाँ हमने किया, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि लड़ाई बड़ी है। और देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष में बहुत अलग अलग तरीके की रणनीतियां हैं सामने। हो सकता है कई रणनीतियां आपको ना पता हो सकता है कोई रणनीति अभी ना मुझे क्यों पता होंगी, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। कई लोग वो पता करने के लिए आप लोगों को बुलाता हूँ ना, प्रवक्ता आप में, पता आपको होगा। जर्नलिस्ट कोशिश करता है, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए कि जिस तरीके से लोकसभा में माइनॉरिटीज का एक भी रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आज उसने राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम सबको वहां से हटा दिया और कुछ महीने पहले जो है उन्होंने शहनवाज हुसैन को भी हटा दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास यहाँ दिखाई देता है कि इस तरीके से देश के एक हिस्से के कुछ लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके राजनीति करना चाहते हैं और ये देश में समझाना चाहते हैं कि हम इस राजनीति में इसी तरीके से आगे चलेंगे, और ये शर्मनाक है। और लड्डूमा शंकर पांडे जी, कांग्रेस को लेकर डिबेट के प्रथम चरण में कई आरोप लगे थे, आप जवाब देना चाहते हैं? केपी मलिक ने भी कुछ बातें कही थी। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि इस देश में, नहीं आप खुद बता रहे थे इसलिए मैं याद दिला। मैं वही बता रहा हूँ कि इस देश में एक नई प्रथा शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से, जो कहीं किसी कारण से उसकी पूंछ दबी होती है या दबा दी जाती है, तो अगर वो टीवी चैनलों पर बैठ के कांग्रेस को गाली देने लगे तो इसका मतलब कि वो सत्ता से कुछ चाहता है। और मैं केपी मलिक जी से पूरी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, आपने कहा हमने एक राज्यसभा की लिस्ट जारी की, आपने कहा कि पिछड़ा वर्ग और दलित के कंधों पर बंदूक रखकर ब्राह्मणों को, अपर कास्ट के लोगों को भेज दिया, ये बयान आपने दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मेरी लिस्ट के बारे में देखा है क्या? कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जातियों के बीच बंटवारे करके उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जरूर करती है कि सभी जाति और धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों को, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर महिलाओं को और पुरुषों को बराबर की भागीदारी मिले और उनका प्रेजेंटेशन हो। अगर आपने लिस्ट नहीं देखी, क्या कोई दलित है हमारे लिस्ट में केपी मलिक साहब, जो 11 लोगों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की? पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं है क्या? दलित नहीं है क्या कोई? मुस्लिम नहीं है क्या कोई? ब्राह्मण नहीं है क्या कोई? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भी समायोजन नहीं किया गया है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, इस 11 की लिस्ट में दलित कौन है केपी मलिक साहब? मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। क्या दलित नहीं है इस लिस्ट में? उत्तर प्रदेश की लिस्ट, उत्तर प्रदेश में 3 लोगों के नाम 11 लोगों की एक साथ जारी हुई और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लिस्ट में कोई दलित है? सीधा सा प्रश्न है। आपने आरोप लगाया है ना, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं। केपी मलिक साहब, इस लिस्ट में दलित है कोई? ये आरोप केपी मलिक नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप केपी मलिक ने लगाया है, पार्टी के लोग लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आरोप लगाया है दलित। आपने कहा है, देखिए मैं पूरी विनम्रता से पूछ रहा हूं,
आपने कहा है कि मुझे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई किसी सियासी दल से नहीं हूं। देखिए, मैं किसी सियासी दल से नहीं हूं, मैं आरोप नहीं लगाया है, मैंने सच्चाई बताई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए आपने सच्चाई, वही सच्चाई में और अखिलियत के मलिक साहब सुन लीजिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, लेकिन क्या वास्तव में उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है? मलिक साहब देखिए, आप बड़े पत्रकार, सवाल है, ये मत मैं करिए, किसी सियासी दल से नहीं जुड़ा हूं, भले आप सियासी दल से नहीं है, मैं हटा देता हूं आरोप। आप बताइए, आपने कहा दलित पिछड़ों पर हमने बंदूक रखी, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्या इस लिस्ट में दलित है कोई? कौन से दलित को आप भेज रहे हैं राज्यसभा? इसमें कौन, इसमें दलित नहीं है? 11 में इसमें दलित नहीं है, दलित है इसमें दलित नहीं। आप बताइए, आप मुझे देखिए, मैं सियासी दल से नहीं हूं, मैं सियासी दल से नहीं हूं, मेरा सियासी। पांडे जी, आप उनको धमकाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? आपके 2 राज्यों में अगले साल चुनाव है, आपने किसी को भेजा है क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ से? क्या इसमें किसी पिछड़ा वर्ग को प्रेजेंटेशन दिया तसल्ली से बात करिए, आप तो धमकी की लहजे में बात कर रहे हैं। नहीं, केपी मलिक साहब ने आरोप लगाया है कि हमने दलित और पिछड़ों को प्रेजेंटेशन नहीं दिया, प्रकाश को दिया। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या आपने हमारी लिस्ट का अध्ययन कर लिया है? अगर कर लिया है तो बताइए, क्या इसमें किसी दलित को? मैंने कर लिया। आपकी जो 11 लोगों की सूची, उसमें से आधे से अधिक स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, और अब आप देखिए, जो है दलित और पिछड़ों की मिर्चा खाए हो गया। मेरा अपना मानना है, आपको पता ही नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, आपको पता ही नहीं है कि इस लिस्ट में दलित भी हैं, इस लिस्ट में पिछड़े वर्ग भी हैं, इस लिस्ट में मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी। आपको पता ही नहीं, आप पत्रकारिता करने बैठ जाते हैं। कांग्रेस की हालत कम से कम कोई आरोप लगाया करिए, कम से कम कोई आरोप लगाया करिए, तो उस आरोप के तथ्यों को जांच कर लिया करिए। बड़े पत्रकार हैं आप, लोग सुनते हैं आपको। इस तरीके से झूठे आरोप आप लगाएंगे, डर कर, सहम कर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या, लेकिन इसमें दलित भी हैं, इसमें अरे वो क्यों तो डरेंगे किसी से? इसमें जाट भी है, आरोप लगाता हूं, सुरजेवाला जी, इसमें जाट भी है। अरे पांडे जी, हो गया, आज क्यों किसी आए इतना? घर से झगड़ा करके डिबेट में आते हो और यहाँ झंझट करते हो सबसे। नहीं बांधना चाहता, घर पे झगड़ा करके आते हो, फिर यहाँ झंझट मचा रहे हो। नहीं, हो गया। देखिए, इतने बड़े पत्रकार हैं और कितने छिछले स्तर का आरोप लगाते हैं। लिस्ट पढ़ी नहीं और आरोप लगा दिया। अरे इसमें दलित भी हैं, अनिल दुबे जी, थैंक यू। अनिल दुबे जी, अच्छा रिजल्ट कांग्रेस का। इसमें ब्रजेश जी, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय मैं भी खराब नहीं करूंगा ब्रजेश जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की बहुत अच्छी रणनीति है और इससे शायद कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा और आने वाले समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी लेगी, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि रणनीति बहुत अच्छी कांग्रेस ने बनाई है। तमाम झूठ बोलने वाले पत्रकार जब एक्सपोज हो जाते हैं चैनलों पर, तो यही भाषा बोलते हैं। पांडे जी, हो गया क्या? आज मिर्ची खाए हो? बिल्कुल सही कहा, हो गया। अरे सीधे झूठ बोल रहे हैं। मुकुल वासनिक जी कह लिया आपने, किस समाज से गले पकड़ रहे हो? भाई दुबे जी, किस समाज से? ये गठबंधन आपका कंटिन्यू करेगा पक्का, माने कि 2024 तक ये गठबंधन रहेगा, मजबूत रहेगा, बाई इलेक्शन में भी आप लोग साथ खड़े हैं। अनिल दुबे, गो अहेड। थैंक यू, आप दोनों का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अरे पांडे जी, सब डिबेट आप ही से थोड़ी कर लूंगा, बाकी लोग भी तो बोलेंगे। अब हो गया, अब इतना किस बात का गुस्सा करना है? अरे रोज डिबेट पे मिलते हैं, इस तरह आपने कह दिया, हो गया, बात रख लिया आपने। इतने बड़े अब क्या पूरी डिबेट में चिल्लाते रहोगे क्या? शांति, पानी पियो। दुबे जी, गठबंधन कंटिन्यू। ब्रजेश जी, इनको पवन खेड़ा और नगमा जी का नंबर दे दीजिए। 2024 में भी पवन खेड़ा और नगमा जी से बात करेंगे। हमारी पार्टी के वो नेता है, वो नहीं है, हमारी पार्टी के नेता है, आपसे ज्यादा हमारी बातचीत होती है उनसे। पांडे जी, आज कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं कह रहे हैं, नंबर दे दीजिए, आपको जिसका नंबर चाहिए हमसे ले लीजिए। हो गया, हमारी पार्टी के नेता हैं। अब हो गया, तसल्ली, कूल डाउन, ठंडे, पानी पियो। बोलिए भाई दुबे जी। नहीं ब्रजेश जी, गठबंधन 2024 में भी रहेगा, आगे भी रहेगा, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ सदन में भी आवाज़ उठेगी और सड़क पर भी मिलकर के चलेंगे, लड़ेंगे। ओके, नीरज जैन जी, इस लिस्ट से आपने क्या राजनीतिक संकेत पकड़ा, जो कुछ भी दोनों पक्षों की तरफ से जारी हुई, बीजेपी और सपा? देखिए, ऐसा है, जिस स्तर से डिबेट में, जिस लेवल पर जा करके बहस आपस में लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। पब्लिक देख रही है, वो आपका बड़ा राष्ट्रीय चैनल है। ये बात तो सही है कि जातिगत समीकरण साधे गए हैं और इस पर 2024 के
लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक दल ने अपनी अपनी बातें कही। किन्हीं पत्रकार महोदय जो चैनल पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने इसको दिया, इसको नहीं दिया, कि भाजपा ने मुस्लिम को नहीं दिया। ये चर्चा का विषय नहीं है। जिसको जिस दल से फ़ायदा होता है, जिस जात से फ़ायदा होता है, वो उसको टिकट दे रहा है जी। तो वो सीधे कि सब साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इसलिए नकवी जी को हटा दिया गया, इन्होंने अब को लिया। तो क्या रामपुर से नकवी जी को लड़ा सकते हैं क्या? जी, रामपुर से नकवी जी को बाई इलेक्शन लड़ा सकते हैं क्या? देखिए, ये तो मैंने फिर आपसे बताया कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का चूंकि सदस्य भी नहीं हूँ और उनको ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कुछ भी संभावना हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों, प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने कीमती विचार आज के डिबेट में प्रस्तुत किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।